हेलो, क्या हाल है? सब ठीक-ठाक? तो आप सब जानते हैं कि मैं वीडियोज़ वगैरह अभी कोशिश कर रहा हूँ कि रूटीन में बनाऊँ। तो अब मैंने इस साल में ये पहली वीडियो बनानी शुरू की है। तो आज मैं एक छोटी-सी वीडियो बनाऊँगा जिसका टॉपिक का नाम है लाइफ़ ऑफ मोहम्मद, मोहम्मद साहब की जीवनी। और ये बनाने का रीज़न ये है कि जो हमारे जो दूसरे हमारे मज़हब के भाई लोग हैं, बहनें हैं, उनके उसमें काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं इस्लाम को लेके। तो इसलिए ये छोटी-सी कोशिश रहेगी जिसमें हम बता सकेंगे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम शुरू कैसे हुआ, मोहम्मद साहब कौन थे, मोहम्मद साहब के बारे में इसमें बात होगी, जिससे ना एक जो लोगों में मिसकंसेप्शन है या लोगों को नॉलेज नहीं है, पता नहीं है इस चीज़ का, तो थोड़ा-सा उनको इस चीज़ का पता लगेगा। तो वक़्त ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और मैं इस पे एक सीरीज़ बनाऊँगा छोटी-सी, 10-15 वीडियोज़ की हो सकती है। तो ये पहली वीडियो होगी, चलें अब शुरू करते हैं। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 एडी में और उनका नाम रखा गया मोहम्मद। और मोहम्मद का मतलब होता है द प्रेज्ड वन, जिसकी तारीफ़ की गई हो। तो अरब मोहम्मद साहब की जब पैदाइश हुई तो उस टाइम अरब की क्या हालत थी, हम उस पे नज़र डालते हैं। तो जब मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई तो उस टाइम अरब में बुत परस्ती, मतलब कि आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा अपने उरूज पे थी। और अरब लोग जानते थे कि वो प्रॉफ़िट इब्राहिम के ही डिसेंडेंट हैं, लेकिन ये भी जानते थे कि प्रॉफ़िट इब्राहिम जो थे वो एक खुदा को मानते थे। लेकिन अरब के लोग बोलते हैं कि हम प्रॉफ़िट इब्राहिम जितने पाक, इतने होली नहीं हैं, इसलिए हम ऊपर वाले से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। और इसलिए हम लोगों ने ये आइडल वर्शिप शुरू की है, जिससे हम एक मीडिएटर जो हमारे बीच में ये रहेगा, ये हमारी बातें सारी ऊपर वाले तक पहुंचाएगा। ये था इनका कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से आइडल वर्शिप शुरू हुई अरब में। और इतने आइडल्स अरब में आ गए कि जो हमारी जो मस्जिद है, पाक मस्जिद, खाने काबा बोलते हैं, उसमें 360 आइडल्स थे। और 360 आइडल्स में मतलब हर एक आइडल की हर दिन वर्शिप हुआ करती थी। और साथ में बहुत सारे मतलब जानवरों की कुर्बानियाँ भी दी जाती थी, ताकि ऊपर वाले को खुश कर सकें। तो अरब की कुछ उस पे बात कर लेते हैं, लाइक एजुकेशन पे। तो इनको ना हिस्ट्री की नॉलेज थी, ना ज्योग्राफी की, और ना ही कोई और सब्जेक्ट की। इनको अगर नॉलेज थी तो सिर्फ एक ही चीज़ की नॉलेज थी, वो थी एस्ट्रोनॉमी की। इसका रीज़न ये था कि अरब के लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हुआ करते थे। वो ज़्यादा देर एक जगह पे नहीं रुकते थे, वो शिफ्ट हुआ करते थे, क्योंकि अरब पूरा एक रेगिस्तानी इलाका था। तो इसलिए वो लोग जो अपनी निशानियाँ बनाते थे, वो आसमान में जो सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उसके थ्रू वो अपनी लैंडमार्क्स बनाते थे और वही निशानियों से वो आगे बढ़ा करते थे। तो इसलिए एस्ट्रोनॉमी में वो लोग काफ़ी आगे थे। अरब में ना कोई स्कूल हुआ करते थे, बहुत ही कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे। और अगर अब हम आते हैं मोरालिटी पे, कैसे थे अरब के लोग? अरब के लोग, वो लोगों में मोरालिटी की बहुत कमी थी। जब वो पैदा हुए, मतलब जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब पैदा हुए थे, उस टाइम ऐसा था कि अरब में शराब इतनी ज़्यादा पी जाती थी, इतनी ज़्यादा पी जाती थी कि कहते थे कि सबसे बेस्ट मतलब इंसान उसको बोलते थे कि जो शराब पी के पागलों की तरह सड़कों में घूमे। शराब को इतना वो लोग मतलब कि इम्पोर्टेंस देते थे। और कहते थे कि मर्द कौन है, असली मर्द कहते थे वो है जो अपने घर में शराब की दावत रखे, दिन में कम से कम 5 बार, अपने दोस्तों को बुलाए, अपने पड़ोसियों को बुलाए। और ये मतलब उसको कहते थे कि वही है असली मर्द। और उसके अलावा जुआ इतना ज़्यादा नेशनल स्पोर्ट की तरह उसको देखा जाता था, इतना ज़्यादा फैला हुआ था। और जुआ खेलने का रीज़न ये होता था कि वो उस ज़माने में वॉर्स होती थी, तो जो जुआ जीतेगा, जुए में जीतेगा पैसा, वो सारा पैसा वॉर में लगाएगा। तो ये इनका रीज़न ये था जुआ खेलने का। और इनकी जो मेन ऑक्यूपेशन जिससे ये
पैसा कमाते थे वो होती थी ट्रेडिंग। जैसे सामान इधर से उधर लेके जाना, जैसे ये लोग सीरिया, इथोपिया, पैलेस्टाइन, इंडिया तक ये ट्रेडिंग करते थे। और इंडिया के इनको एक जो इंडिया की तलवारें थी इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी अरब के लोगों को। और इनका मेन जो इनकम था, कैपिटल थी इनकी, जो जैसे जायदाद इनकी मेन थी वो थी भेड़ बकरियां और ऊँट वगैरह। और ये जैसे फल वगैरह होते हैं इनके सीड्स, जैसे वाटरमेलन के सीड्स, ये सब से अपने नेकलेस वगैरह बनाते थे, ऑर्नामेंट्स वगैरह और हड्डियाँ वगैरह से। और इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया था कि वहाँ पे बोलते थे अरब में कि चोरी नहीं करेंगे लेकिन डकैती ज़रूर करेंगे, क्योंकि डकैती को अच्छा मानते थे, चोरी को नहीं। और डकैती बहुत कॉमन थी, जो पावरफुल ट्राइब्स हुआ करती थी वो वीक ट्राइब्स पे अटैक किया करती थी, उनकी चीज़ें फिर बाद में ज़ब्त कर लेते थे, और इवन यहाँ तक उनको स्लेव्स भी बना लेती थी। कहते हैं कि अरब के लोगों में एक क्वालिटी थी कि वो अपनी बात के पक्के हुआ करते थे, और ये बात सही भी थी, मतलब वो अपनी बात पूरी, क्योंकि उनके लिए ऑनर था अगर वो अपनी बात पे पक्के डटे रहेंगे। और पॉइट्स को वो लोग मानते थे कि पॉइट्स जो हैं नेशनल लीडर हैं और उनकी बातें सुननी चाहिए। और हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाज़ी के मामले में भी बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि जब मेहमान आते थे तो ऑनर की बात मानते थे, और सबसे अच्छा जो उनका पकवान था वो उनको खिलाते थे बना के। अब आते हैं औरतों पे। औरतों पे ये था कि औरतों को ना कोई स्टेटस था, ना उनको कोई राइट दिया गया था इनकी तरफ से। और यहाँ तक कि जो लड़की पैदा होती थी उसको या तो मतलब पैदा होते ही मार डालते थे। इसका रीज़न ये था कि कहते थे कि बहुत सारी वहाँ पे, मतलब ये पूरे नेशन वाइड, पूरे अरब में नहीं थी ये फैली हुई चीज़, लेकिन ये फैमिलीज़ में और कुछ रीजन्स में फैली हुई थी जहाँ पे लड़कियों को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए वो उनको मार डालते थे। दूसरा रीज़न कहते हैं कि अच्छे लड़के नहीं होते थे, इसलिए वो अपनी लड़कियाँ उन लड़कों को देना ही चाहते थे, इसलिए उसको वो पहले ही मार डालते थे। कैसे मारते थे? या तो गला घोंट देते थे या फिर ज़िंदा दफ़ना देते थे। और उसके अलावा जो सबसे ख़राब ट्रीटमेंट अरब के लोग करते थे वो लोग वॉर के बाद जो अपोज़िशन हारता था उनकी औरतों के साथ, उनको स्लेव्स बना लेते थे और नीच हरकतें उनके साथ करते थे। यहाँ तक कि जो उनके बच्चे होते थे उनको भी स्लेव्स बना के रखते थे। और इसके अलावा जो अरब के लोग थे वो जितनी मर्ज़ी शादियाँ कर सकते थे, यहाँ तक कि इतने गिरे हुए थे कि अपनी बहनों के साथ भी शादियाँ कर लेते थे। और उसके बाद अम, कोई मतलब इनके अंदर काइंडनेस नाम की चीज़ ही नहीं थी। और जब मोहम्मद साहब पैदा हुए, तो अब मोहम्मद साहब के पास चलते हैं। जब वो पैदा हुए थे तो पैदा होने से पहले ही उनके फ़ादर की डेथ हो गई, और जब वो पैदा हुए तो 6 साल की उम्र में उनकी अम्मी की डेथ हो गई, मदर की, और 8 साल की उम्र में उनके दादाजी की डेथ हो गई, नाना जी की डेथ हो गई। तो अब उनके पास अब उनकी आखिरी में जो उनके साथ थे वो उनके चाचा थे, जिन्होंने उनको बड़ा किया। तो शुरू से ही बहुत ही शांत और हर चीज़ को गौर से देखने वाले शख्स थे मोहम्मद साहब। और उस टाइम जब वो बड़े हुए तो शुरू से उनके अंदर एक आदत थी कि झगड़े वगैरह जब भी होते थे तो कहीं पर भी, तो मोहम्मद साहब उसको ज़रूर रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो उस ज़माने में ट्राइब्स में आपस में खून कत्लो गारत बहुत ज़्यादा थी, तो मोहम्मद साहब ने एक एसोसिएशन जॉइन की जिसमें उन्होंने वादा किया कि मैं जितनी भी किसी को भी मुश्किल आएगी तो मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम आते हैं, एक छोटा-सा वाक़या है कि अबू जहल नाम का एक शख्स था, जो लीडर था वहाँ पे एक टाउन का, तो वो मोहम्मद साहब का सबसे बड़ा एनिमी था। और वो इतना ख़राब था, उसने मोहम्मद साहब के बारे में गलत-गलत अफ़वाहें लोगों में फैलाई हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को भी अपनी तरह गुमराह कर दिया कि सारे मोहम्मद साहब से नफ़रत करें। तो एक बार एक शख्स आता है कहीं और से, दूसरी जगह से, अबू जहल के पास, और उसको बोलता है कि तूने जो मेरे पैसे लिए हैं मुझे वापस कर। अबू जहल उसको नीचा दिखा के, उसको गाली करके उसको बोलता है अब यहाँ से भाग जा। कुछ लड़के होते हैं वो फिर थोड़ी-सी वो लड़के शरारत करते हैं, वो कहते हैं कि तू एक काम कर, मोहम्मद साहब के पास जा, उनसे पूछ।
वो तेरी क्या मदद करते हैं। बेसिकली वो चाहते थे कि मोहम्मद साहब के पास जाए और मोहम्मद साहब उसको बोलें कि तू ये चीज़ रहने दे, तू वापस चला जा, क्योंकि वो चाहते थे कि मोहम्मद साहब ने अपना वादा फिर मतलब वो जो वादा किया है कि मैं मदद करूँगा, वो मदद नहीं करेंगे और वादा टूट जाएगा और उनकी और बेइज्जती होगी, ये वो चाहते थे। तो जब वो गया लड़का मोहम्मद साहब के पास, मोहम्मद साहब को उसने जब पूरी बात बताई, मोहम्मद साहब ने बोला तुम मेरे साथ चल। वो ले गए और अबू जहल का उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अबू जहल ने जब दरवाज़ा खोला तो वो एकदम से मोहम्मद साहब को देख के चौंक गया कि ये अचानक मेरे दरवाजे पे आ गए, कि जिस पूरी दुनिया को, पूरे अरब को मैंने इस शख्स के ख़िलाफ़ किया है और ये आज ये मेरे सामने खड़ा है। तो मोहम्मद साहब का यहाँ से करेज दिखता है एक तो पहला, और उसके बाद मोहम्मद साहब ने बोला कि इस शख्स के पैसे वापस कर। तो वो अबू जहल जो इतना ज़्यादा अपने आप को बड़ा मानता था, वो 1 मिनट में उसने उस शख्स के पैसे वापस कर दिए और फिर मोहम्मद साहब वहाँ से चले गए। बाद में अबू जहल के जो साथ लोग थे उन्होंने पूछा कि तू तो हमें बोलता था कि मोहम्मद साहब की कोई बात नहीं माननी, और आज तू ही एक बार में उनकी बात मान गया। तो वो बोलता है कि जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि मोहम्मद साहब के दोनों तरफ 2 ऊँचे लंबे जंगली ऊँट खड़े हैं, जो मेरी तरफ घूर के देख रहे हैं कि अगर मैंने ना की तो वो मुझे मार डालेंगे। इस डर से मैंने उसी टाइम हाँ कर दी। तो अब ये एक हैलुसिनेशन मान लीजिए या फिर एक ऑरा मान लीजिए, आज के टाइम में जो बोलते हैं कि मोहम्मद साहब के साथ एक एनर्जी थी। बेसिकली ऊपर वाला जिसको भी चुनता है वो उसकी खुद हिफाजत करता है। तो मोहम्मद साहब की जो भी उनके साथ मोहम्मद साहब की जो एनर्जी थी वो ऊपर वाले बेसिकली उनके साथ था। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो एनर्जी दिखी। तो अ, उसके बाद अबू जहल की काफ़ी बेइज़्ज़ती हुई और अबू जहल फिर मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों में उसका नाम ख़राब हुआ। तो ये रही आज की पहली वीडियो जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के बारे में बताऊँगा मोहम्मद साहब के। तो होपफुली आपको अच्छी लगी हो। आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।